बाइनोमियल थ्योरम में आगे चलते हैं एंड आगे इज बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसका एक बहुत बेसिक सा आइडिया हम पहले दे चुके हैं, बट अब बाकी के फॉर्मूले में आगे पढ़ते हैं। नोट 1, NCX इज इक्वल टू NCY, ये शायद पहले भी लिखाया जा चुका है। देन आइदर x इज इक्वल टू y और x प्लस y इज इक्वल टू n। ठीक है, दिस इज ओविंग टू द फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r। इस फॉर्मूले की वजह से, मतलब ये r और n माइनस r बराबर होना जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे जो लोअर सबस्क्रिप्ट है वो बराबर भी हो सकता है। 10C2 लिखा है, या ऐसे लिख सकता है 10C2 बराबर 10C8 लिखा है। 10C8 भी 10C2 के बराबर होगा। अगर यहाँ 8 लिखा है तो 8 प्लस 2 ऊपर वाला नंबर होगा 10, इसलिए ये एंड ये ऑलरेडी लिखाया जा चुका है पहले से ही। नोट 3, अगर ऐसे लिखा है NCR अपॉन NCR माइनस 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये और ये कैंसिल, ये और ये r, और इससे एक ज़्यादा ये हो गया, तो इसको अगर इससे कैंसिल किया तो n माइनस r प्लस 1। तो दिस इज वेरी फ्रीक्वेंटली अकरिंग एक्सप्रेशन, तो इसलिए हमने इसको अलग से याद कर लिया। तो कितना आ जाएगा, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। ये दो कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट हो गए, NCR फिर उससे जस्ट छोटे वाला NCR माइनस 1, तो वो क्या हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 CR। ये हो गया हमारा नोट 3। आगे नोट 4 में NCR प्लस NCR माइनस 1 विल बी n प्लस 1 CR। एक ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है? अपर सबस्क्रिप्ट बराबर है, लोअर सबस्क्रिप्ट में एक का डिफरेंस है, तो अपर सबस्क्रिप्ट जो n बराबर है उसको एक से बढ़ा दिया, और लोअर सबस्क्रिप्ट में जो बड़े वाला r है वो रख लिया। एक का ही डिफरेंस है r और r माइनस 1, तो उसमें बड़े वाला रख लिया r। तो अगर ये r और r प्लस 1 होता तो फिर यहाँ पे हम r प्लस 1 रखते। ठीक है, प्रूफ एक लाइन का है, आराम से कर सकते हैं। प्रूफ विल बी लेफ्ट हैंड साइड इज दिस, तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू, इनमें से n फैक्टोरियल सेम है तो हमने n फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। r फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल में ये एक बड़ा है। ठीक है, तो हमने बड़े वाले फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। इसको r फैक्टोरियल बनाने के लिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर r से मल्टीप्लाई किया, नीचे r से मल्टीप्लाई किया। r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल, r माइनस 1 का फैक्टोरियल मतलब 1 से लेके r माइनस 1 तक का प्रोडक्ट, और उसमें फिर हमने एक एक्स्ट्रा r बाहर से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट विल बिकम r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल तो ये कॉमन चला गया, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में r बचेगा। अब यही चीज़ इन दोनों में कर सकते हैं। इन दोनों में ये n माइनस r है, ये उससे एक ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, बड़े वाला ये हो गया एक ज़्यादा, तो हमने इसमें ऊपर नीचे n माइनस r प्लस 1 मल्टीप्लाई किया, तो जो ऊपर मल्टीप्लाई किया वो ये आ गया, नीचे जो मल्टीप्लाई किया n माइनस r प्लस 1 एंड उससे जस्ट छोटे वाले का फैक्टोरियल ये हो गया, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा n माइनस r प्लस 1, n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यह आ गया और दूसरे टर्म की वजह से r आ गया। अब ये r और r कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 मतलब ऐसे आ गया n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ये n माइनस 1 और उससे जस्ट छोटे वाले का फैक्टोरियल, तो मिलके ये हो जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1। अगर इन दोनों का सम ये हो जाए
तो फिर ये तो NCR वाला फॉर्मूला हो गया, दिस इज इक्वल्स टू n+1c, इन दोनों में से कोई भी लिख दो, तो मान लिया हमने R लिख दिया, ये भी लिख सकते हैं ऑफकोर्स, दिस इज नथिंग बट राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन के लिए मान लिया अगर हमने लिखा 40C3 + 40C4, तो दिस विल बी इक्वल्स टू अपर सबस्क्रिप्ट बराबर है लोअर सबस्क्रिप्ट में 1 का डिफरेंस है, तो ऊपर 1 बढ़ा दिया और इन दोनों में जो बड़े वाला है उसको रख लिया 41CR। दूसरा मान लिया 37C11 + 37C10, तो 37 बराबर है और इसमें 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं 38C और इन दोनों में से बड़े वाले को रख लिया 11। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल मान लिया ऐसे लिखा है 40C21 + 2 × 40C22 + 40C23। ठीक है, अब ये n तो ऊपर तीनों के लिए सेम है और R में इससे एक ज़्यादा ये, एक ज़्यादा ये। ठीक है, तो इन दोनों में तो 2 का डिफरेंस आ जाएगा, तो इस पे तो ये वाला फॉर्मूला लग नहीं पाएगा, बट ये वाला जो टर्म है वो इसके साथ भी क्लब हो जाएगा, इसके साथ भी क्लब हो जाएगा इसी फॉर्मूले की वजह से। तो जो ट्वाइस लिखा है उससे हमने क्या किया, अलग अलग ब्रेक कर लिया, 40C21 40C22 + 40C22, ये जो ट्वाइस ऑफ ऐसे करके लिखा है इसको अलग अलग लिख दिया, प्लस 40C23, इसको सेपरेट कर दिया, इसको अलग कर दिया। इस वाले केस में n और n बराबर है, R में 1 का डिफरेंस है, तो n को 1 बढ़ाया 41 और बड़े वाले R को रख लिया 22, प्लस n सेम R में 1 का डिफरेंस, तो n को 1 बढ़ाया 41C, बड़े वाला R रख लिया। अब ऐसा करने के बाद इन दोनों में फिर एक डिफरेंस आ गया, ये दोनों सेम हो गया, R का एक डिफरेंस आ गया, तो इन दोनों पे फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा, n को 1 बढ़ाया और बड़े वाला R। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। नोट 5, अगर मान लिया ऐसे लिखा है KCK + K+1CK K+2CK ठीक है, ये कोई सीरीज़ लिखा हुआ है, तो इसमें क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो लोअर सबस्क्रिप्ट है K वो फिक्स्ड है, ये तो हमेशा K फिक्स आ गया। अपर सबस्क्रिप्ट में 1 का डिफरेंस है, 1 1 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, प्लस जो लोअर सबस्क्रिप्ट K है वहीं से चालू हुआ है, तो अगर ये K है तो K से ही चालू हुआ है और फिर K से चालू होने के बाद 1 1 बढ़ रहा है, घट तो सकता ही नहीं है। K के अगर लेफ्ट पे जाएंगे K-1 होगा, तब तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, तो K+1 K+2 1 1 बढ़ रहा है। अब बढ़ते बढ़ते कहीं तक भी जाए ये, ठीक है, जहाँ पे रुकेगा, जैसे n पे रुक गया तो हमारा आंसर कितना आएगा, इसमें 1 जोड़ दिया n+1 और इसमें भी 1 जोड़ दिया K+1। ठीक है, ये एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको भी प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ देखो, हमने एक फॉर्मूला अभी क्या पढ़ा था, NCR + NCR-1 = n+1CR। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए
ये दोनों सेम होना चाहिए और इसमें एक का डिफरेंस होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगेगा। अब इधर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू के सी के प्लस के प्लस 1 सी के प्लस के प्लस 2 सी के प्लस एंड सो ऑन एन सी के। ठीक है, अब देखो मेरे को क्या समझ में आना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड वाले में क्या होगा कि कोई एक फॉर्मूला कॉन्टीन्यूसली लगता चला जाएगा। ठीक है, और एक दो बार फॉर्मूला लगाने के बाद हमें पैटर्न भी पहचान में आ जाएगा कि टर्म जो ख़त्म हो रहा है और जो जनरेट हो रहा है इसमें क्या रिलेशन है, और वो सब लगातार चेन रिएक्शन टाइप चीज़ चालू हो जाएगी और ख़त्म होते चले जाएंगे टर्म, और लास्ट में वो n+1 सी k+1 बनेगा। मतलब हमें एक एक टर्म के साथ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दो टर्म में देखेंगे, एक दो टर्म में हम ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ से हमें समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, उसके बाद वी विल बी एबल टू डू इट। तो दिस इज इक्वल्स टू, अभी तक हमने यही फॉर्मूला पढ़ा है, और ये फॉर्मूला पढ़ने के लिए हमने क्या बोला था कि क्या क्या होना चाहिए, अपर सबस्क्रिप्ट बराबर होना चाहिए, लोअर सबस्क्रिप्ट में एक का डिफरेंस होना चाहिए, देन ओनली आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो अगर हम इसकी बात करें, पहले दो टर्म की बात करें, तो अपर सबस्क्रिप्ट बराबर ही नहीं है, और इसमें तो उल्टा है, लोअर सबस्क्रिप्ट बराबर है, अपर सबस्क्रिप्ट में एक का डिफरेंस है, तो इसमें ये फॉर्मूला तो डायरेक्टली फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या करें, तो देखो ये जो लिखा है के सी के या एन सी एन, उसका वैल्यू 1 ही होता है, के सी के इसका वैल्यू 1 है। अब इस 1 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं k+1 सी k+1, इसका वैल्यू भी 1 है, तो ये भी एक लिखा है, ये भी एक लिखा है, और बाकी हमने टच किया नहीं, ये एज इट इज़ लिखा रहने दिया, प्लस ये भी एज इट इज़ लिखा रहने दिया, प्लस एंड सो ऑन एन सी के। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को क्लब किया, इन दोनों को क्लब किया, मतलब ये दोनों बराबर है और बाकी सब तो ऐसे लिखा है, बाकी तो हमने छेड़ा ही नहीं। इन दोनों में अब क्या हो गया, एन सेम हो गया और आर में एक का डिफरेंस हो गया, तो इन दोनों के लगने से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन एक बढ़ गया और बड़े वाला आर रख लिया, तो इन दोनों में ये बड़ा है तो k+1, ये तो यहाँ से आ गया, ये टर्म ऑलरेडी लिखा ही हुआ था, k+2 सी के प्लस एंड सो ऑन एन सी के। ठीक है, इसके अगले वाला टर्म होगा k+3 सी के प्लस एंड सो ऑन, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब वो चेन रिएक्शन चलना चालू हो गया, इन दोनों के ख़त्म होने से जो टर्म जनरेट हुआ वो अपने आप इसके साथ उसी पैटर्न में आ गया कि इन दोनों का जो अपर सबस्क्रिप्ट है k+2 वो सेम हो गया, लोअर सबस्क्रिप्ट में एक का डिफरेंस आ गया, तो इन दोनों का फिर सम कितना होगा, अपर सबस्क्रिप्ट में फिर एक जोड़ दिया k+3 और इसमें से बड़े वाले को रख लिया k+1, ये तो यहाँ से जनरेट हुआ, ये ऑलरेडी लिखा हुआ था k+3 सी के प्लस एंड सो ऑन। ये ठीक है, इतना बहुत है हमें फीलिंग लाने के लिए, ये ठीक है, पैटर्न पहचानने के लिए। अब इसमें भी वही होगा, k+3 सेम हो गया, इसमें एक का डिफरेंस हो गया, फिर इसके ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा और ऐसे टर्म ख़त्म होते चले जाएंगे। तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि जैसे हमने पहले यहाँ से यहाँ पे तो कुछ भी नहीं किया, केवल इस टर्म को दूसरे फॉर्म में लिखा, इस स्टेप से फॉर्मूला लगना चालू हुआ, पहले एक बार फॉर्मूला लगा, फिर एक बार फॉर्मूला लगा, फिर एक बार फॉर्मूला लगा, तो जैसे जैसे एक बार फॉर्मूला लग रहा है वैसे वैसे इस सीरीज़ का एक एक टर्म कंज्यूम होता चला जा रहा है, ये ठीक है, एक एक टर्म कम होता चला जा रहा है। तो मेरे को पैटर्न कैसे पहचानना है कि जो टर्म खत्म हुआ इस सीरीज़ में कम हुआ एंड जो फाइनल रिजल्ट जनरेट हुआ उसमें क्या रिलेशन है। तो जैसे इस स्टेप में ये टर्म खत्म हुआ, फिर इस वाले स्टेप में इन दोनों के ऊपर फॉर्मूला लगा, तो इस सीरीज़ का ये वाला टर्म खत्म हुआ, ठीक है, फिर अगले वाले में ये खत्म होगा, ऐसे एक एक टर्म खत्म होता जा रहा है। जब ये टर्म खत्म हुआ एंड जो नया टर्म जनरेट हुआ उसमें क्या रिलेशन है, ये अगर k+1 है तो ये k+2 है, एक ज़्यादा, ये k है तो ये k+1 है, ये भी एक ज़्यादा। फिर जब इस पर फॉर्मूला लगा तो इस सीरीज़ का ये वाला टर्म वैनिश हुआ, ये वाला टर्म कंज्यूम हुआ, तो जो कंज्यूम्ड टर्म है एंड जो प्रोडक्ट टर्म है उसमें क्या डिफरेंस हुआ, k+2 से एक ज़्यादा, k से एक ज़्यादा, यहाँ से इससे एक ज़्यादा, एक ज़्यादा। बस इतना काफ़ी है पैटर्न पहचानने के लिए कि जैसे जो जो टर्म ख़त्म होता जा रहा है और जो रिजल्टिंग टर्म आ रहा है उसमें क्या रिलेशन है, रिजल्टिंग टर्म का n वाला टर्म भी एक ज़्यादा है, k वाला टर्म भी एक ज़्यादा है। तो ऐसे करते करते बिल्कुल लास्ट में क्या होगा, ये टर्म ख़त्म होगा, जब इस टर्म के ऊपर फॉर्मूला लगेगा तो जो रिजल्टिंग टर्म होगा उसका n भी एक ज़्यादा होगा एंड k भी एक ज़्यादा होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, n+1 सी k+1।
विच इज राइट हैंड साइड। ये हो गया हमारा फिफ्थ फॉर्मूला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फाइंड दिस सम। फर्स्ट 40C10 प्लस 39C10 प्लस 38C10 प्लस एंड सो ऑन 10C10। तो आंसर इज वेरी सिंपल, 10 10 10। ये फिक्स्ड है 10, ऊपर वाला एक एक कम हो रहा है, तो उल्टा देखें तो इधर से एक एक बढ़ रहा होगा। ठीक है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 से ही चालू हुआ है, मतलब परफेक्टली फाइन, कोई भी टर्म ख़त्म नहीं है, कम नहीं है। तो 10 11 12 ऐसे करते करते जहाँ पे रुके उसी में एक एक जोड़ दिया, तो इसको एक बढ़ा दिया 41, इसको एक बढ़ा दिया 11, यही आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा फॉर्मूले का एप्लीकेशन, कुछ भी नहीं दिमाग लगाया। सेकेंड टर्म पे आते हैं। मान लिया 35C 25 प्लस 34C 24 प्लस 33C 23 प्लस एंड सो ऑन, एंड एक बार आ जाएगा मान लिया 11C 1 तक आ रहा है। ठीक है, आंसर ये डायरेक्टली इस फॉर्मूले की फॉर्मेट में तो नहीं लिखा है, क्योंकि फॉर्मूले की फॉर्मेट में लिखे होने के लिए जो लोअर सबस्क्रिप्ट है वो वाला टर्म फिक्स्ड होना चाहिए। तो यहाँ तो 25 24 23 ये भी फिक्स हो रहा है, सॉरी ये भी चेंज हो रहा है, और 35 34 33 ये भी चेंज हो रहा है। तो व्हाट वी कैन डू, व्हाट इज कांस्टेंट, दैट यू कैन सी के इन दोनों का डिफरेंस 10 है 10 है 10 है 10 है, डिफरेंस फिक्स्ड है। तो हम NCR इज इक्वल टू NC n-R वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो n-R इज द डिफरेंस और वो फिक्स है, तो लोअर सबस्क्रिप्ट अपने आप फिक्स हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 35C10 34C10 33C10 प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा 11C10। अब ये उस फॉर्मेट में आ गया कि जो लोअर सबस्क्रिप्ट है दैट इज फिक्स्ड नंबर 10 10 10 10 ऐसे करके, और जो अपर सबस्क्रिप्ट है 35 34 33 वो घट रहा है, उल्टा करेंगे तो 11 12 13 वो बढ़ेगा। तो और हमने चेक करने के लिए क्या बोला था कि अगर ये फिक्स नंबर 10 है तो ऊपर वाला भी 10 से ही चालू होना चाहिए, तो ये 11 से चालू हो रहा है, तो दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इज मिसिंग, बाकी सब कुछ ठीक। तो हमने इसमें क्या किया, एक प्लस 10C10 कर दिया, एक माइनस 10C10 कर दिया। ठीक है, ये वाला जो चीज़ है वो एग्जैक्टली हमारे फॉर्मूले में फिट हो गया, तो जहाँ पे जाके रुका ये उसमें एक एक जोड़ दिया, 36C11 माइनस 10C10, तो 10C10 इज नथिंग बट 1, तो ये हो गया 36C11 माइनस 1, यही आंसर हो गया। ठीक है, और थर्ड पार्ट देख लिया। मान लिया 45C21 46C21 47C21 प्लस एंड सो ऑन 91C21, ये क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या है 21 21 21 21 ये फिक्स्ड है फर्स्ट थिंग।
अपर सबस्क्रिप्ट ये 45, 46, 47 एक एक बढ़ रहा है, ये भी फाइन है। बस गड़बड़ क्या है कि ये 21 है तो ये 21 से चालू नहीं हुआ, इसमें तो 21, 22, 23, 24 ऐसे करते करते 44 तक का जो टर्म है वो मिसिंग है। ठीक है, तो ये अगर चालू होता है 21C 21 से फिर यहाँ तक जाता, फिर तो आंसर हमारा एक लाइन में आता, बट इसमें तो खूब सारे टर्म मिसिंग है। तो हमने क्या किया, जो टर्म मिसिंग है उसको ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया। तो 45 से चालू हो रहा है तो 44 तक ऐड करना पड़ेगा, एंड अगर ये 21 है तो 21C 21 से ही जोड़ना पड़ेगा, 22C 21, 23C 21 प्लस एंड सो ऑन, 44C 21, 45C 21, 46C 21 प्लस एंड सो ऑन, ये कहाँ तक गया 91C 21। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स्ट्रा ऐड किया है, इसको ऐड किया तो इसी को सब्ट्रैक्ट किया, 21C 21, 22C 21, 23C 21 प्लस एंड सो ऑन, 44C 21। तो यही यहाँ पे एडिड था, यही सब्ट्रैक्ट हो गया। अब ऐसा करने से क्या हो गया, दोनों इंडिपेंडेंटली यही वाला क्वेश्चन हो गया। अगर हम ये देखें तो ये भी यही क्वेश्चन है, 21, 21, 21 ऊपर वाला एक एक बढ़ रहा है, और 21C 21 से चालू हो रहा है, तो ये जहाँ पे भी जाके रुका इसमें एक एक जोड़ दिया, तो ये जो ब्रैकेट है इसी फॉर्मूले से इसका सम हो जाएगा 45C 22। और ये भी ऐसे ही 21 से चालू हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है, नीचे फिक्स्ड है, तो जहाँ पे जाके रुका उसमें एक एक जोड़ दिया, तो 92C 22 माइनस ये हो जाएगा एक एक जोड़ दिया 45C 22, ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, एक पार्ट और, मान लिया 35 17C 17 प्लस 34 18C 17 प्लस 33 19C 17 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे करते करते यह आ जाएगा 1 इंटू 51C 17, यहाँ तक जा रहा है इसका। ठीक है, इससे चलो एक पहला और लिख लेते हैं, इससे जस्ट पहला हो जाएगा 2 इंटू 50C 70। ये क्वेश्चन है, ये सब निकालना है। ठीक है, इसमें भी क्या है बस कि लोअर सबस्क्रिप्ट 17 फिक्स्ड है, अपर सबस्क्रिप्ट 17 से ही चालू हो रहा है। ठीक है, एंड एक एक बढ़ रहा है, 18 19 20 ऐसे करके कहाँ तक गया है 51 तक। बस इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, या इसमें थोड़ा सा गड़बड़ क्या है कि कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं। अगर ये कोफिशिएंट 1 1 1 1 होते तो हमारा आंसर सीधा सीधा कितना आ चुका होता अब तक, 52C 18, ये आंसर हमारा आ गया होता। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, आंसर हमने क्या किया, सब टर्म को एक एक बार लिखा, तो 17C 17, 18C 17 प्लस 19C 17 प्लस एंड सो ऑन 51C 17, सबको एक एक बार लिखा, ये आ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, सब जगह एक एक कोफिशिएंट कम हो जाएगा। अब इसके साथ तो ऑलरेडी एक ही लिखा था, ये यहाँ पे आ गया, तो मतलब इस सीरीज़ में ये ख़त्म हो गया, ये एक बार बचा, ये दो बार बचा, ये 32 टाइम्स बचा, 33 टाइम्स, 34 टाइम्स ऐसे बचा। ठीक है, प्लस हमने क्या किया, फिर इसको लिखा दोबारा। ठीक है, तो 17C 17 प्लस 18C 17 प्लस 19C 17 प्लस एंड सो ऑन
51C17 तो आएगा नहीं क्योंकि वो एक ही था, वो यहाँ पे यूज़ हो गया। ये 2 था तो एक बार तो ये यहाँ पे आया होगा, एक बार यहाँ पे आ गया, एक बार यहाँ पे भी आएगा 50C17। तो वैसे ही यहाँ पे इससे जस्ट पहले वाला इतना हो गया। ये एक ही बार अवेलेबल था तो ये पहले ब्रैकेट में आएगा बस। ये 2 बार अवेलेबल था तो पहले और दूसरे दोनों ब्रैकेट में आएगा बस, खत्म हो गया। तीसरे ब्रैकेट में ये नहीं आएगा। ये ठीक है, बट ये लिखने से तुम्हें एकदम फील आ गया कि हम कर क्या रहे हैं। अब तीसरी बार फिर चालू किया 17C17 प्लस 18C17 प्लस एंड सो ऑन, और एक पहले रुक गए 49C17। ठीक है, क्योंकि 50C17 2 ही बार था, एक यहाँ पे यूज़ हो गया, एक यहाँ पे यूज़ हो गया। ये वाला 49 वाला जो होगा वो 3 बार होगा, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, अब ख़त्म। इसके आगे वाला 48 हो जाए। तो इन सीरीज़ में सब 17C17 से ही चालू हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है। ये भी ठीक है, बस लास्ट वाला टर्म एक एक कम होता चला जा रहा है। तो ऐसे करते करते जो बिल्कुल लास्ट वाला ब्रैकेट होगा उसमें 17C17 ही बचेगा। या चलो एक एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, 17C17 18C17, ये सेकंड लास्ट वाला हो गया, प्लस फिर लास्ट वाले में 17C17 ही बचेगा। ये हो गया हमारा जो सम दे रखा है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है? अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि इसका क्या फ़ायदा है। ये वाला जो आंसर हो गया, ये सीरीज़ वही फॉर्मूला हो गया। 17 से चालू हो रहा है, लोअर सबस्क्रिप्ट कांस्टेंट है, एक एक टर्म बढ़ रहा है, तो जो सबसे आगे वाला टर्म है उसमें एक एक जोड़ दिया 18। ये हो गया हमारे पहले ब्रैकेट का सम, प्लस इसमें भी यही होगा, बस इसमें क्या होगा 51 तक जाएगा 18, ये यहाँ से आ रहा है, प्लस 50C18 प्लस एंड सो ऑन। ये ठीक है, 17 एक ज़्यादा तो एक एक जोड़ दिया 19C18, तो सेकंड लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 19C18। ये ठीक है, प्लस जो 17C17 है ये वाला टर्म, ये एनीवेज 1 लिखा हुआ है। ठीक है, जो इससे पहले वाले सारे ब्रैकेट थे सभी में जो आंसर आ रहा है वो इसमें 18 18 18 18 आ रहा है। तो हमने क्या किया, इसको भी 18C18 लिख लिया। ठीक है, ताकि एक साथ फॉर्मूले में आ जाए, क्योंकि 17C17 ये भी 1 लिखा है, 18C18 लिखेंगे वो भी 1 लिखा है, तो लास्ट वाले को हमने ऐसे लिख लिया 18C18। ऐसा करने से क्या हो गया कि यही फॉर्मूला दोबारा लग जाएगा। आप देखो 18 18 18, लोअर सबस्क्रिप्ट सेम है, अपर सबस्क्रिप्ट 18 से चालू हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है, तो जहाँ पे रुका वहाँ हमने एक एक जोड़ दिया, तो 53C19 ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आई होप यू हैव फॉलोड इट। ठीक है, नोट 5 या 6 जो भी है, नेक्स्ट फॉर्मूला इज R इंटू NCR n-1C R-1। ठीक है, फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर ये दोनों मैच हो रहा हो तो इस n को नीचे उतार लो, एक एक कम कर दिया। ठीक है, प्रूफ इज वेरी सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड will be R into NCR will be R into n factorial R factorial n minus R factorial. So this is equals to, यहाँ से एक n बाहर निकाले, यहाँ से R बाहर निकाले, तो R n minus 1 अपॉन R अगर बाहर निकालेंगे तो अगले वाले का फैक्टोरियल आ जाएगा R minus 1, ये हो जाएगा n minus R। तो
तो ये दोनों कैंसिल हो गया, इसका और इसका सम आर आर कैंसिल हो जाएगा, n-1 वो ये आ गया, तो ये हमारे लिए बाइनोमियल कोफिशिएंट बन जाएगा। n बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ a लिखा है a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल, ऊपर a प्लस b का फैक्टोरियल लिखा है, तो सिंपली NCR वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर n की जगह a प्लस b आ जाएगा और r की जगह a या b में से कुछ भी लिखो। तो बिकॉज इन दोनों का सम ये है तो ऊपर n-1 आ जाएगा और नीचे इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये r-1 भी लिख सकते हैं एंड ये ऐसे भी सही है, बोथ आर सेम थिंग। तो ये n इंटू n-1 सी r-1 यही लिखा है, सो दिस इज आर राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड। इसको हम कैसे बोलेंगे, ये और लोअर सबस्क्रिप्ट मैच करना चाहिए, अगर मैच किया तो इसको नीचे उतार लिया और एक एक घटा दिया। इसी फॉर्मूले को बोलने का एक दूसरा तरीका क्या है, जैसे r इंटू एन सी आर लिखा हुआ है, n इंटू n-1 सी r-1। अगर मैं r को इधर ले जाऊं और n को इधर ले जाऊं तो एन सी आर अपॉन n बराबर n-1 सी r-1 अपॉन r। मतलब एक तो यही फॉर्मूला हो गया। दूसरा हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि r की जगह r+1 रख दिया, n की जगह n+1 रख दिया। क्यों रख दिया, कोई ज़रूरी नहीं है। फॉर्मूले में तो बेसिकली ये जरूरी थोड़ा है r इंटू एन सी आर लिखें, r इंटू n+1 सी आर भी लिख सकते हैं, ये ठीक है। n की जगह कुछ जरूरत है n ले, 2n+1 भी ले सकते हैं, वो तो कुछ भी ले सकते हैं, फॉर्मूला अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। बट यूजली फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। लॉजिक कोई चेंज नहीं हुआ। तो n और r को एक एक बढ़ा दिया, कहने का मतलब क्या है, इसको एक बढ़ा दिया n+1 सी r+1 अपॉन n+1 n सी r अपॉन r+1, ये आ गया। उल्टा करके लिख दिया तो ये आ जाएगा n सी r अपॉन r+1 इज इक्वल टू n+1 सी r+1 अपॉन n+1, ये फॉर्मूला आ गया। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये इसी को रीअरेंज करके आया है, लॉजिकली एग्जैक्टली सेम चीज़ है, बस दोनों में अंतर क्या हम बोल सकते हैं, दिस फॉर्मूला विल गेट रिड ऑफ r फ्रॉम न्यूमरेटर, और ये फार्मूला लगने के लिए ऑफकोर्स ये दोनों सेम होने चाहिए तभी ये फार्मूला लगेगा। एंड दिस फार्मूला विल गेट रिड ऑफ r+1 या r वाला जो टर्म है फ्रॉम डिनोमिनेटर, ये ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि डिनोमिनेटर कुछ भी लिखा हो ये ख़त्म कर देगा, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना चाहिए तभी ये उसको ख़त्म करेगा। तो अगर ये r है तो उससे एक ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर में r लिखा है तो फिर ये दोनों मैच करना चाहिए, मैच करेगा तो ऊपर वाले n को हम नीचे उतारेंगे, एक एक घटा दिया। अगर डिनोमिनेटर में r होगा तो वो ऊपर वाले r से एक ज़्यादा होना चाहिए, इससे अगर ये ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इनको एक एक बढ़ाया पहले, उसके बाद नए वाले n को नीचे उतार दिया, ऐसे बोलेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर लिखा है 17C 35C 17, तो ये 17 अगर मैच हो गया तो 35 को नीचे उतार लिया, एक एक घटा दिया 34 और ये हो जाएगा 16, ठीक है, पहला। दूसरा मान लिया ऐसे लिखा है 84 इंटू 85C 30, 98C 85, माने ये लिखा है। तो हम क्या करेंगे, ये 85 और 85 मैच हो गया तो इस 98 को नीचे उतार लिया, ठीक है। 84 पहले लिखा हुआ था, ये एक एक कम कर दिया 97C 84। ये तो मैनिपुलेशन है, एक टर्म को दूसरे टर्म में कन्वर्ट करना। अब ये 84 मैच हो गया, फिर अगर हम वही वाला फॉर्मूला लगाएं तो एक इसको नीचे उतार लिया तो दिस विल बी 98 इंटू 97, फिर एक एक कम कर दिया तो 96C 83। अब ये क्यों बताया जा रहा है कि हो सकता है कि हमने आंसर निकाला, हमारा ये आंसर निकल के आया, ऑप्शंस में इस तरह का आंसर दे रखा है, तो हमें कन्वर्ट करना भी आना चाहिए कि एक, अच्छा ये 98C 15 अगर हम वैल्यू निकालने बैठे तो हो सकता है कि खूब बड़ी वैल्यू आए, ठीक है। तो उतना वैल्यू हो सकता है प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना पॉसिबल ना हो। मतलब व्हाट आई एम सेइंग कि हमने आंसर ये निकाला, उसका आंसर ये है,
तो एक तो हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि इसका पूरा वैल्यू निकाल के देख लेते हैं एग्जैक्ट वैल्यू नंबर आया क्या, तो वो नंबर इतना बड़ा होगा कि हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक कोफिशिएंट को दूसरे में कन्वर्ट करना हमें आना ही चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड टर्म क्या है, मान लिया कुछ ऐसे लिखा है 94C 18/19, तो इससे ये एक ज़्यादा है, ज़्यादा ही होना चाहिए तभी ऐसा होगा। तो फिर इन दोनों को एक एक बढ़ा दिया, 95C 90, और जो नया वाला n आया उसको नीचे उतार लिया, ठीक है। फोर्थ एक मतलब ऐसे हो सकता है कि किसी किसी क्वेश्चन में मान लिया ऐसे लिखा है 40C 20, मान लिया ये लिखा है, कुछ भी नहीं केवल ये टर्म लिखा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है मेरा आंसर ऐसे आया हो और उसमें आंसर ये मैच नहीं कर रहा हो, तो हमने क्या किया 20 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 40C 20, पहले ऐसे लिखा, ठीक, कुछ नहीं 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने क्या किया कि ये 20 मैच कर गया, तो इस 40 को नीचे उतार लिया, 40/20, एक एक कम कर दिया, 39C 90। अब ये कैंसिल हो गए तो 2 आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 2, एंड 39C NCR बराबर NCN-R लिख के इसको वापस 20 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्यों बोला, कभी कभी इट कुड बी वेरी कंफ्यूजिंग कि हमने आंसर निकाला मान लिया 40C 20 और एक्चुअल आंसर 40C 20 कहीं लिखा ही नहीं है चारों ऑप्शंस में, यानी फिर हमने आंसर देखा, आंसर आया ये, तो फिर ऐसा ना हो कि मेरे को ये लगे शायद मैंने कुछ गलती कर दी है थोड़ी सी, क्योंकि नंबर तो बराबर ही आ रहे हैं, लगभग 20 है, यहाँ 40 के बजाय या 39 आ रहा है। बट आई शुड ऑल्सो बी ओपन विद द आइडिया कि हो सकता है ये दोनों नंबर ही बराबर हों, दिखने में बस थोड़ा अलग अलग लग रहा हो, बट वैल्यू निकाल के सेम ही आ रहा हो, इसलिए ये हमने मैनिपुलेशन समझाया है, इस तरह का मैनिपुलेशन। नेक्स्ट नोट जो भी है 1 + x⁻n को अगर हमने एक्सपेंड किया तो NC0, NC1x, NC2x², NC3x³ प्लस एंड सो ऑन अप टिल NCN x⁻n आएगा, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया, x की जगह 1 रख दिया, तो आ जाएगा 2n प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस एंड सो ऑन NCN। फिर हमने रखा x इज इक्वल्स टू -1, तो ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू NC0 माइनस NC1 ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये जो दो सीरीज़ आया इसको अगर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से तो 2n ही रहेगा, राइट हैंड साइड से क्या होगा, ये ऑल्टरनेट टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये डबल हो जाएगा, तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ NC0, ये कैंसिल, फिर ये डबल NC2, NC4, NC6 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट वाला टर्म क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि n इवन है या ऑड है। अगर n इवन है तो NCN आएगा यहाँ पे, अगर ऑड है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए डॉट डॉट का मतलब ये नहीं कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, इस जो लास्ट टर्म है वो या तो NCN होगा या NCN-1 होगा, इन्हीं दोनों में से एक होगा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इन्हीं दोनों को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया
इसमें से इसको घटाया तो ये आ जाएगा 2n बराबर, अगर सब्ट्रैक्ट किया तो ये ऑल्टरनेट टर्म इस बार दूसरे वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये डबल हो जाएंगे, तो विल बी ट्वाइस ऑफ NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये आ गया। तो इसको तो ऐसे कर सकते हैं, इस दो को कैंसिल किया तो यहाँ से 2 एक 2 कम हो गया, n-1 बचा। तो नेट हमारे पास रिजल्ट क्या क्या आया? पहला रिजल्ट कि ये सारे पॉसिबल बाइनोमियल कोफिशिएंट, अगर अपर सबस्क्रिप्ट मान लिया n फिक्स्ड है तो लोअर सबस्क्रिप्ट 0 से लेके n तक जा सकता है, तो 0 से लेके 0 1 2 3 n तक जा सकता है। तो उन सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कितना होता है? 2n। पहला फॉर्मूला, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको हम लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ऑल क्यों बोला? कि अगर मान लिया n का वैल्यू हमने 40 लिया तो 40 अगर अपर सबस्क्रिप्ट है तो लोअर सबस्क्रिप्ट 0 से लेके 40 तक जा सकता है, मतलब टोटल 41 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स डिफाइन होगा। उन सारे 41 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम विल बी 241। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगा के हमने जोड़ा, ठीक है, तो फिर आंसर 0 आएगा। ठीक है, अगर ऑल्टरनेट हमने लगा के वैल्यू लगा के जोड़ा NC0 माइनस NC1 प्लस NC2, तो फिर वैल्यू कितना आएगा? 0। ठीक है, अब इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि NC0 NC2 NC3 को इस तरफ रख लिया और दूसरे वालों को उधर भेजा, तो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस एंड सो ऑन विल बी इक्वल्स टू NC1 NC3, मतलब ये और ये बराबर होगा। तो वो तो यहाँ से भी दिखाई दे रहा है कि NC0 NC2 NC4 ये भी 2n-1 है, ये भी 2n-1 है। इन दोनों का सम जो है वो 2n है और ये इंडिविजुअल आधा आधा हो गया, तो 2n का आधा कितना हो जाएगा? 2n-1। तो वो ये हो गया, वो ये हो गया। तो अब इसी सब को हम लिख सकते हैं। रिजल्ट 1, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बराबर NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस एंड सो ऑन अप टिल NCn तक। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे NCR R बराबर 0 से लेके n तक। अगर सारे टर्म प्रेजेंट हैं तो आंसर आ जाएगा 2n। एक तो ये रिजल्ट आ गया। रिजल्ट 2, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, अगर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखे हुए हैं ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ, तो आंसर कितना आएगा? 0। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, रिजल्ट 3, इससे भी बोल सकते हैं और ये इससे भी बोल सकते हैं कि NC0 NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 प्लस एंड सो ऑन विल बी इक्वल्स टू NC1 प्लस NC3 प्लस NC5। अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि NC0 का वैल्यू तो 1 होता है, NC1 का वैल्यू n होता है, तो ये दोनों बराबर कैसे हो गए? तो ये दोनों बराबर कहाँ हुए? इनका सम और इनका सम बराबर है। एक एक टर्म थोड़ा बराबर है, पहला टर्म पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे, ऐसा थोड़ा हुआ है। दोनों का नेट सम बराबर आएगा, बस वो अलग बात है, एंड सो ऑन। ये ठीक है, डॉट डॉट कहाँ तक छोड़ा है? अगर n इवन होगा तो यहाँ पे NCn आएगा, वहाँ NCn-1 आएगा इस सीरीज़ में। अगर n ऑड होगा तो उल्टा होगा, ये NCn-1 तक जाएगा, वो NCn तक जाएगा। ये दोनों बराबर हैं एंड दोनों ही किसके बराबर हैं? 2n-1, मतलब ये आधा आधा हो गया। ठीक है, अब एक बस छोटा सा चीज़ क्या है, जैसे हमने बोला ना सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसको तो हमने बोला ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम, तो वैसे हम इसको क्या बोलेंगे? तो थोड़ा सा देखो उल्टा लगेगा हमें, क्या उल्टा बोल रहे हैं, बट सही बोला जा रहा है। दिस इज सम ऑफ ऑल ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब बच्चा बोलेगा लिखा तो इवन नंबर है 2 4 6 और बोल ऑड बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? इसलिए क्योंकि इसको हम बोलेंगे पहला बाइनोमियल कोफिशिएंट।
दिस इज फर्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। तो थर्ड वाले में 2 है, सही है, और फोर्थ वाले में 3 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये चौथे नंबर पे आएगा, ये छठे नंबर पे आएगा, इसलिए तो वो भी लिख लेते हैं। वैसे इसको कोई यूज नहीं करेगा लैंग्वेज में, मेरे को बस यही पता होना चाहिए, सम ऑफ ऑल ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट, दिस इज सम ऑफ ऑल इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट। और ये दोनों सम किसके बराबर हैं, 2n-1 के बराबर है। क्वेश्चन, फाइंड सम। ठीक है, एक बार दोबारा याद दिला दें, क्या था, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कितना आ जाएगा, 2n। सम ऑफ, अगर ऑल्टरनेट बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम चाहिए तो आंसर आधा आ जाएगा, और अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस लिखा है, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखे हैं, तो सम 0 आ जाएगा बस। ठीक है, फाइंड सम। फर्स्ट 31c 0 प्लस 31c 31। तो अगर अपर सबस्क्रिप्ट, सबसे पहले तो प्लस प्लस लिखा हुआ है, अपर सबस्क्रिप्ट अगर 31 है तो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखने का मतलब क्या है कि लोअर सबस्क्रिप्ट 0 से लेके 31 तक लिख सकते हैं। तो इसमें 0 से लेके 31 तक सब प्रेजेंट है, तो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है। तो सम कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2n, तो 231। ठीक है, यही आंसर हो गया। सेकंड, अगर हमने लिखा 35c3 प्लस 35c4 35c5 प्लस एंड सो ऑन अप टिल 35c33, मान लें ये लिखा हुआ है, तो अपर सबस्क्रिप्ट 35 है, तो जो लोअर सबस्क्रिप्ट है ये, ठीक है, वो 0 से लेके 35 तक जा सकता है। तो यहाँ पे कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 3 4 5 कॉन्सेक्यूटिव लिखा हुआ है ये, ठीक है, बट 0 से चालू होने के बजाय 3 से चालू हो रहा है, तो 0 1 2 3 टर्म्स आर मिसिंग, ठीक है, 3 4 5 और कहाँ तक जा रहा है 33, तो 34 और 35 2 टर्म्स आर मिसिंग, तो 2 टर्म इधर मिसिंग है, 3 टर्म इधर मिसिंग है। तो हम करेंगे क्या कि पूरा आंसर लिखेंगे 2n, और जो जो टर्म मिसिंग है उसको घटा दिया पूरे आंसर में से। तो अगर सारे टर्म प्रेजेंट होते, 35c 0 से 35c 35 तक होता, देन आंसर वुड हैव बीन 235 माइनस 235 माइनस कौन कौन सा टर्म मिसिंग है, 35c 0 35c 1 35c2
ये टर्म हो गए, और माइनस 35C 34, इससे अगले वाला माइनस 35C 35। जो टर्म मिसिंग है वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2⁻35 माइनस 35C 0 कितना है 1, 35C 1 कितना है 35, 35C 2 कितना है वो हो जाएगा 35, 34/2, 35C 34 और 30 NCR बराबर NC n-r लगाएंगे तो ये भी 35C 1 होगा, तो उसका वैल्यू फिर कितना हो गया 35, इसका वैल्यू -1। तो दिस यू कैन कैलकुलेट, आई एम लीविंग द आंसर यहीं पे। ये 36 हो गया, 36 हो गया, 72 हो गया, ये -35 × 17 हो गया। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर ये आ जाएगा। फर्दर यू कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई। ये हो गया सेकंड वाला, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अगर ऐसे लिखा है 90C1 माइनस 90C2 प्लस 90C3 माइनस 90C4 एंड प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में लिखा है 90C89, मतलब यहाँ तक गया। ऑड वालों के साथ प्लस है, इवन जो 2 4 लिखा है उसके साथ, इवन लोअर सबस्क्रिप्ट के साथ माइनस है, तो यहाँ तक जा रहा है आंसर। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में ये फिट होगा, जो लोअर सब्सक्रिप्ट है ये, ठीक है, वो कॉन्सिक्यूटिव है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके है, बट जो साइन है वो ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके। तो अपर सब्सक्रिप्ट 90 है। अगर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट होते प्लस माइनस के साथ, तो 90C0 माइनस 91C1 प्लस 92C2 माइनस 92C3 प्लस एंड सो ऑन, सॉरी ये 91 कहाँ से आ गया, 90 90 90 और माइनस 90C89 प्लस 90C90 ऐसे होता। अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस के साथ होते सारे, देन आंसर वुड हैव बीन 0। ये ठीक है, वी नो, ये ठीक है। अभी हमने ये नहीं लिखा है, हमने तो लगे ये हमें पता है कि अगर हम सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखें 0 से लेकर 90 तक, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगाएं तो वैल्यू 0 होगा। अगर सब जगह प्लस प्लस होता तो 2n हो जाता, फिर तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता अगर सारे प्लस होते। अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाए तो वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, 1 से शुरू करके 89 तक चाहिए। तो हमने क्या किया, इतना जो पार्ट है इतना वो उधर भेज दिया, उधर दूसरी साइड। तो इधर कितना बच गया, 90C0 प्लस के साथ, ये हो गया प्लस के साथ ही 90C90। बाकी माइनस वाले को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, फिर प्लस वाले को उधर भेजेंगे वो माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस एंड सो ऑन। ये जब उधर जाएगा तो प्लस 90C89। यही हमारा रिक्वायर्ड सम है। दिस इज द रिक्वायर्ड सम। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो दिस इज 1 + 1 = 2। तो हमारा रिक्वायर्ड सम इज 2। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, 46C0 प्लस 46C2 प्लस 46C4 प्लस एंड सो ऑन 46C44, इसका आंसर निकालना है। आंसर कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ है, कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो ये ऐसे लिखा है 0 2 4 6 ऐसे करके 44 तक। तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो इवन सब्सक्रिप्ट है, जो सब्सक्रिप्ट है वो केवल इवन नंबर लिखे हैं। ठीक है, तो
वी नो क्या कि अगर 46C0 केवल अगर इवन वाले सब्सक्रिप्ट लें तो 46 तो इवन नंबर है, तो कहाँ तक जाएगा? 46 तक जाएगा, प्लस 46C 46 तक जाएगा। अगर ये लिखें सारे तो आंसर 2n-1 होता है। ये ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ऑड नंबर वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट है कि पहला तीसरा ऐसे करके लिखा हुआ है। तो इनका सम और इवन वालों का सम बराबर ही होता है, आधा आधा होता है। टोटल 2n होता है और आधा जो हो गया वो 2n-1 हो गया। दिस इज 245। अब हमें तो सम केवल इतना चाहिए, तो 46C 46 को उधर भेज दिया। इसका वैल्यू इज नथिंग बट 1, तो यही हमारा रिक्वायर्ड सम है। तो रिक्वायर्ड सम विल बी इक्वल्स टू 245 माइनस 1। ये आंसर आ गया हमारा। सो दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ, मान लिया 35C0 प्लस 35C1 प्लस 35C2 प्लस एंड सो ऑन, ये लिखा है। तो अब ये किस कैटेगरी में आएगा? 35C0, 35C1, 35C2 एंड सो ऑन अप टिल कहाँ तक लिखा है? 35C17 तक लिखा है। तो इसमें देखो ये कॉन्जिक्यूटिव आ रहा है, ठीक है, बट ये कहाँ पे रुक गया? 17 पे। अगर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखे होते 35C0 से लेके 35C35 तक अगर सारे लिखे होते, देन आंसर वुड हैव बीन 2⁵35। ठीक है, 2⁵35 आंसर आ जाता। अच्छा, अगर 35 की जगह 34, 33 तक भी लिखे होते तो जो लास्ट के दो टर्म बचे हम उसको घटा देते टोटल आंसर में से। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम वैसे नहीं कर सकते, जो टर्म बचे उनको घटा दें। ठीक है, थ्योरेटिकली तो कर सकते हैं बट इट विल नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज यहाँ तो खूब सारे टर्म बचे, 18, 19, 20, 21, 22 से लेके 35 तक, तो आधी सीरीज तो बची हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या चल रहा है, 35C0 से लेके हम मिडिल तक गए, लगभग जो 17 है वो मिडिल के आसपास तक ही गए हैं हम, आसपास तक। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा कि शुरू से, स्टार्टिंग से और लास्ट से जो इक्वी डिस्टेंट बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं ये, ठीक है, वो बराबर होते हैं। NC0 और NCN बराबर होता है, फिर इधर से एक आए NC1 और इधर से NCN-1 बराबर होता है, फिर इधर से NC2, इधर से NCN-2 बराबर होता है। तो ये दोनों बराबर बराबर होते होते मिडिल तक आ गए, तो पहली हाफ सीरीज और अगली हाफ सीरीज सम वाइज बराबर हो जाएगी, इसलिए। और मिडिल टर्म का अपन उसको एडजस्ट करके देखना पड़ेगा कि टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स वही डिपेंड करता है कि ऑड है, इवन है, क्या है। ठीक है, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो अब करते हैं इसको। ठीक है, सॉल्यूशन वी नो, अगर हम सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखते हैं 35C0 प्लस 35C1 प्लस 35C2 प्लस ये, ठीक है, 35C17 प्लस 35C18, 35C19 प्लस एंड सो ऑन, 35C34 प्लस 35C35। क्लैरिटी के लिए आई एम राइटिंग ऑल, दिस विल बी 2⁵35। ये सम हो गया। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? अगर ये 35 है
तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 36। ठीक है, अब NCR और NC n - r लगा के क्या होगा कि ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म आर इक्वल। पहला बाइनोमियल क्वेश्चन और आखिरी बाइनोमियल क्वेश्चन बराबर होता है। फिर ऐसे ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म आर इक्वल। 34 एंड 1 का सम 35 ही आएगा। NCR और NC n - r में अगर लोअर सबस्क्रिप्ट को जोड़ें तो उनका सम n ही आता है, उससे पता लगता है कि ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, अच्छा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? 36। इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। तो अगर हमने सीरीज को तोड़ा तो जस्ट हाफ हाफ में ब्रेक हो जाएगा, आधे टर्म इधर आधे टर्म इधर। तो आधे टर्म होंगे कैसे? अगर टोटल 36 टर्म्स हैं तो पहले 18 और बाद के 18 आधे आधे हो जाएंगे। अगर ये 17 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ तक 18 टर्म्स हो गए। 0 से चालू करके 0 1 2 3 4, ये 18th नंबर का टर्म है, तो मतलब ये मिडिल है। ठीक है, और ये भी 18 टर्म है, ये भी 18 टर्म है, ये भी 18 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये भी 18 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। एंड दीज टर्म्स, दिस टर्म एंड दिस टर्म आर ऑल्सो इक्वल, क्योंकि 17 + 18 35 होता है। तो या फिर NCR बराबर NC n - r लिखोगे तो यही आ जाएगा, तो भी बराबर होता है, कैसे भी बोल लो उसको। तो ये दोनों भी बराबर है। तो उसका मतलब क्या है कि ये वाला सम अगर S है तो ये वाला सम भी S होगा। से माना कि अगर ये सम S है तो ये भी S होगा। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल 18 टर्म जो हैं वो टर्म वाइज इन 18 टर्म्स के बराबर है। एक एक टर्म के बराबर है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ऐसे करके, और पहले वाला लास्ट के बराबर। तो दिस विल गिव यू 2 × S बराबर 2⁵35। 2 को अगर उधर ले जाएं तो S बराबर 2⁵34। S हमने किसको बोला था? 0 से लेके 17 तक। तो 0 से लेके 17 तक ही चाहिए, ये ठीक है, वही चाहिए हमें एग्जैक्ट, कुछ भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड सम हो गया। तो दैट इज 2⁵34। तो अगर आधी सीरीज हुआ तो हमारा आंसर आधा हो गया। बट ऐसा कोई रूल नहीं कि हम 1/4 सीरीज कर दें और आंसर हमारा 1/4 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये ठीक है, क्योंकि ये तो आधी सीरीज करने पे क्या हो गया, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट हमने पढ़ा था, वो हमने ऐसे पढ़ा था कि मिडिल बाइनोमियल कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट होता है। अगर हमने इसका भी आधा किया तो ये दोनों तो बराबर हो गए नहीं, ये सम ज़्यादा आएगा, ये कम आएगा। ठीक है, तो फिर अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन है कि अगर 1/4 सीरीज आते हैं तो ऑफकोर्स आएगा ही नहीं। मैथमेटिक्स में हम क्वेश्चन खुद नहीं बनाते, कभी भी हम ये नहीं बोलते कि अगर ऐसा होता तो कैसे होता, ऐसा होता ही नहीं। जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाता है वो सब सॉल्वेबल ही होते हैं। ये ठीक है, नॉन सॉल्वेबल क्वेश्चन नहीं दे सकते हमको। और हम जो खुद क्वेश्चन बनाएंगे हो सकता है वो नॉन सॉल्वेबल हो। देयर आर इन्फिनिट क्वेश्चंस दुनिया में जो नॉन सॉल्वेबल है। तो इसलिए हम अपनी तरफ से नहीं बोलते कि अगर ऐसा होता तो कैसे होता। ये ठीक है, होता ही नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का। सिक्स्थ और 40C0 + 40C1 + 40C2 + एंड सो ऑन 40C20, ये सम निकालना है। ठीक है, लॉजिक एग्जैक्टली सेम है जो अभी हमने किया था। अगर वो समझ में आया था तो वी हैव 40C0 + 40C1 + 40C2 + एंड सो ऑन 40C39 39 19 20 21 22 एंड सो ऑन 40C39 40C40। ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कितना हो जाएगा? 2⁵40। बस इस बार कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है कि इस बार जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं दे आर 41। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो देयर विल बी 1 मिडिल टर्म। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 41 हैं तो
कौन से नंबर का टर्म मिडिल टर्म होगा, 41 प्लस 1/2, तो 41 प्लस 1 42 हो गया, दैट बाई 2 21 हो गया। तो 21st टर्म जो होगा दैट विल बी द मिडिल टर्म। तो 21st टर्म ये होगा, ये मिडिल टर्म है, ठीक है। तो ये टोटल 20 टर्म हो गया, ये टोटल 20 टर्म हो गया 40, एंड दिस विल बी 41st टर्म, ठीक है। NCR बराबर NCN माइनस आर करेंगे तो ये एंड ये बराबर है, फिर ऐसे ये इसके बराबर हो जाएगा और जो पहला टर्म है वो इस आखिरी के बराबर हो जाएगा। मतलब ये सीरीज़ अगर S है, माना कि ये S है, तो ये भी S होगा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज S प्लस 40C20 प्लस S विल बी 2 रेज़्ड टू पावर 40। तो 2S प्लस 40C20 विल बी 2 रेज़्ड टू पावर 40, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं S इज इक्वल टू हो गया हाफ 2 रेज़्ड टू पावर 40 माइनस 40C20, ये हो गया, ठीक है। ये अभी आंसर नहीं आया हमारा, दिस इज नॉट द आंसर। आंसर में तो क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है 40C1 40C एंड सो ऑन 40C20 तक, वो तो हमें सम 0 से लेके कहाँ तक का चाहिए, 20 तक, और S तो 19 तक ही है, तो इसमें तो 19 तक का सम है। तो हम ऐसे बोलेंगे रिक्वायर्ड सम बराबर 40C0 प्लस 40C1 प्लस 40C2 प्लस एंड सो ऑन 40C19 प्लस 40C20, एंड इस एक्सप्रेशन को हमने S बोला है। तो हमारा सम कितना हो गया, S प्लस 40C20, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू S क्या है ये, तो ये उठा के रख दिया हमने यहाँ पे, तो इट विल बी हाफ ऑफ 2 रेज़्ड टू पावर 40 माइनस 40C20 प्लस 40C20, ठीक है। ये 40C20 माइनस हाफ है, ये प्लस 1 है, तो दोनों मिलके ये दोनों प्लस का हाफ हो जाएगा। इस हाफ और इसको मिला के क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़्ड टू पावर 39 प्लस हाफ ऑफ 40C20, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, 2 रेज़्ड टू पावर 39 प्लस 20 से मल्टीप्लाई किया 40, 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये 40 हो गया, ये 20 हो गया, 40C20। और जो हमारे पास ये फॉर्मूला था NCR R बराबर N नीचे उतर गया, एक एक कम R-1, ये हो जाएगा। उस हिसाब से ये 20 और ये 20 मैच कर गया, तो दिस इज़ 2 रेज़्ड टू पावर 39 प्लस इस 40 को नीचे उतार लिया और एक एक कम कर लिया, ये नीचे से पहले 40 था तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो जो आंसर है वो ऐसे भी आ गया, 2 रेज़्ड टू पावर 39 प्लस 39C19 लिखो, 2 रेज़्ड टू पावर 39 प्लस 39C20 लिखो, NCR बराबर NCN माइनस आर लगा के, दोनों की बातें, तो हम आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ठीक है, बस ये इतना ही होगा। 39C20 विल बी ए वेरी लार्ज नंबर, उसको एवेल्यूएट नहीं करेंगे और वो बोलेगा भी नहीं एवेल्यूएट करने के लिए।